गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट ऑफ मोशन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। माय नेम इज गौरव सिंह झाला, फैकल्टी सोशल साइंस। और आज हमारे क्रैश कोर्स की सीरीज में लास्ट चैप्टर जो हम लेने जा रहे हैं हिस्ट्री का, उसका नाम है प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। बहुत ईजी सा चैप्टर है, बहुत आसान सा चैप्टर है। एक डेवलपमेंट बताया गया है कि प्रिंट जो आज आप देख रहे हो, ये प्रिंट हो, न्यूज़पेपर का प्रिंट हो, मैगजीन में हो, चाहे कहीं पर भी आप प्रिंट देख रहे हो, चाहे हम जो समोसा खाते हैं जिसके ऊपर जिस कागज़ के ऊपर जो ठेले वाला समोसे देता है, या अब तो बहुत थोड़ा सा हाइजीनिक हो गया है कि लोग प्लेट्स देते हैं, लेकिन जो कागज़ के ऊपर आम तौर पे जो हम देखते हैं भारत में आम तौर पर, चाहे पकोड़े खा रहे हो कोई, उस पर भी प्रिंट होता है, उसकी भी इंक जो है उस पकोड़े पर या उस समोसे पर आ जाती है। तो जो प्रिंट है, या जो शब्दों को आलेख, या जो ये शब्दों का जो एक प्रारूप आज आप देख रहे हो, या जो when you going to look this whole segment of print, either it will be in newspaper, either it will be in magazines, or you will see it in any of the book or in your textbooks। हर जगह जो प्रिंट है उसका एक डेवलपमेंट है। अब जो ये प्रिंट है, इसका जो डेवलपमेंट है, इसकी ही ये स्टोरी है कि ये प्रिंट कहाँ से चलकर आया, कैसे ये अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में गया। जब प्रिंट नहीं था तब क्या कल्चर था, जब प्रिंट हो गया या डेवलप हो रहा था तब क्या कल्चर था, क्या प्रिंट से या प्रिंट मीडिया से किसी को प्रॉब्लम हुई। हम आज भी देखते हैं कि प्रिंट मीडिया से लोगों को प्रॉब्लम होती है। प्रिंट एक तरीके का एक्सप्रेशन है, अपनी बात, अपनी सोच, अपने बिलीफ, अपने एक्सप्रेशंस को लिखकर लोगों तक पहुंचाने का। क्यों न्यूज़पेपर्स आज भी हमारी सोसाइटी में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्यों आप देखते हो कि दुनिया के हर एक हिस्से में प्रिंट एज अ मीडियम ऑफ विजुअल, एज अ मीडियम ऑफ ऑडियो, एज अ मीडियम ऑफ एनी सोर्स ऑफ नॉलेज, वो प्रिंट या आपके थॉट्स जब पेपर पे आते हैं तो वो अलग ही एक आइटम पे जाते हैं। तो क्यों प्रिंट एज अ मीडियम ऑफ थॉट, क्यों प्रिंट एज अ मीडियम ऑफ प्रोसेस जो हम देखते हैं, वो अलग अलग रूप में आज हमें देखने को मिल रहा है। प्रिंट का जो एक इतिहास है या प्रिंट का जो एक कल्चर है, वो इतना ज़्यादा डाइवर्सिफाइड या इतना ज़्यादा डेवलप इसीलिए है क्योंकि प्रिंट एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है। चाहे आप बात करो नेशनलिज्म इन इंडिया में, चाहे आप बात करो नेशनलिज्म इन यूरोप में, लोगों ने अपनी चीज़ों को लिखकर लोगों तक पहुंचाया। अगर पॉपुलेशन पढ़ी लिखी ना हो, अगर पॉपुलेशन लिटरेट ना हो, तो प्रिंट की बजाय ओरल मीडिया या ओरल जो कम्युनिकेशन है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन डेवलपमेंट ऑफ थॉट्स। बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे। अगर मैं अपने एक ऐसे मीडियम को, अपनी एक ऐसी पॉपुलेशन को अपनी बातें या अपने थॉट्स कन्वे करना चाहता हूं जो ज़्यादातर पढ़ी लिखी नहीं है, तो मेरे पास बेसिकली क्या मीडियम होगा। आई विल शो दैम पिक्चर्स, आई विल शो दैम इमेजेस, आई विल शो दैम द आइडिया बिहाइंड दोज इमेजेस एंड पिक्चर्स, जो उनके पीछे का कॉन्सेप्ट है, ओरल कम्युनिकेशन। लेकिन ये ओरल कम्युनिकेशन ज़्यादा से ज़्यादा या तो अपने लोकल डायलेक्ट में या वर्नाकुलर लैंग्वेज, जिसको हम क्षेत्रीय भाषाएं कहते हैं, उसमें डेवलप होगा। तो फिर कैसे प्रिंट को समझ सकते हैं जो अर्लीस्ट डेवलपमेंट प्रिंट के हुए, उन्हें कैसे समझे, या उन्हें आज हम कैसे देख पा रहे हैं। इसको समझने के लिए हिस्ट्री में थोड़ा पीछे चलते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा पीछे, लगभग 1300 से 1400, 1300 टू 1400 ईयर्स बिफोर फ्रॉम द करंट टाइम। सबसे पहले जो प्रिंट सोर्स है, जैसे आप ये एक चाइनीज लैंग्वेज देख रहे हो, मंडारिन, जो दुनिया की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। चाइनीज लिखने का भी एक पैटर्न होता है, इट इज रिटन फ्रॉम टॉप टू डाउन लिखी जाती है, और ये बेसिकली लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है। तो बेसिकली जो अर्लीस्ट डेवलपमेंट हुए, सबसे पहला डेवलपमेंट तो इटसेल्फ कागज का या पेपर का ही है, जो भी चाइना से डेटेड बिलोंग रखता है। और सबसे पहले अर्लीस्ट बुक्स या प्रिंट टेक्नोलॉजी विद द यूजेस ऑफ इमेजेस, विद द यूजेस ऑफ इंक, सबसे पहले चाइना से ही वो ओरिजिन माना जाता है कि पेपर के इन्वेंशन के बाद रिकॉर्डेड डॉक्यूमेंट्स सबसे पहले चाइना से डेवलप हुआ। तो सबसे पहला, जैसे कि हम बात करें, द कमिंग ऑफ प्रिंट हैड द इम्पैक्ट ऑन सोशल लाइफ। जो कमिंग ऑफ प्रिंट की हम बात कर रहे हैं, तो ये जो प्रिंट है, इस प्रिंट के अंदर बेसिकली जो हम बात कर रहे हैं वो यही बात कर रहे हैं कि सबसे पहले जो अर्लीस्ट डेवलपमेंट हुए प्रिंट के, वो आप देखेंगे उन्हीं सेगमेंट में हुए जहां चाइना का एक बड़ा रीजन था, देन चाइना से सटकर कोरियन पेनिसुला, और उसके बाद जापान। यानी प्रिंट ट्रेवल्स फ्रॉम चाइना टू जापान एंड कोरिया। सबसे पहले, आज कोरिया के हम दो हिस्से देखते हैं, नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया, जो भी बेसिकली चाइनीज कल्चर, चाइनीज सिविलाइजेशन, चाइनीज वे ऑफ रूलिंग या चाइनीज मोनार्की इसको बिलोंग करता था, या बेसिकली इन सेगमेंट से ही डेवलप हुआ है। तो जो एक पूरा परसेप्शन है, जो एक पूरा विजन है, दैट
given by Chinese development through the print and through the images. Now from AD 1600 AD या almost आज से 1400 साल पहले, almost 600 AD period is belongs to that time जब ये माना जाता है कि ऐसे records पाए गए हैं. Onwards, books in China were printed rubbing a paper in ink surface of wood block. अब ये wood block printing क्या है? To understand wood block printing, just imagine an idea कि आप देखते हो हमारे भारत में मेहंदी लगाने का जो कल्चर है उसमें वुड्स के ऊपर वो डिजाइन होती हैं और छापा लगाना या जिसको प्रिंट करना कहते हैं. आप किसी भी एक लकड़ी के इमेज पर कोई भी इमेज आप उकेर दें, बना दें और फिर इस एच को, इस प्रिंट को आप बेसिकली यूज कर सकते हो अलग अलग सोर्सेज पे प्रिंट करने के लिए या दबाव डालकर प्रेस कर कर उस इंक को उकेरने के लिए. तो बेसिकली वुड ब्लॉक प्रिंटिंग भी इसी तरीके की प्रिंटिंग थी कि जो चाइनीज अल्फाबेट्स हैं या चाइनीज जो नंबर्स हैं उनको लकड़ी के ऊपर बना लिया जाता था और इन्हीं को फिर प्रिंटिंग के काम में इस्तेमाल किया जाता था. यानी कि बेसिकली वुड ब्लॉक प्रिंटिंग, अगर आपको एक बुक छापनी है, फॉर एग्जांपल चाइना में अगर आपको एक बुक छापनी है तो आप उस अल्फाबेट के अकॉर्डिंग पूरा एक असेंबली आप बना लो और फिर उस बुक के जो पेजेस की असेंबली करने के बाद आप उसको प्रेस कर करके हार्ड प्रिंटिंग प्रेस की तरह उसको छापते जाओ. तो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग इज रिलेटेड टू दी हार्ड प्रेस प्रिंटिंग, जिसको ज्यादातर स्टैंडर्ड बुक्स के लिए यूज किया जाता है या कॉमन बुक्स जो प्रिंट करनी है उनके लिए यूज किया जाता था. द फर्स्ट प्रिंटेड बुक्स प्रिंट टेक्नोलॉजी वॉज डेवलप्ड इन चाइना, Japan and Korea. From 594 AD onwards, books in China were printed by rubbing paper and were invented there against to inked surface on wood blocks. Chinese accordion book, अब accordion book मतलब जो चाइनीज की पुरानी कल्चर या हिस्ट्री या उनका जो एक अपना इतिहास है, accordion books, उन बुक्स को ही मल्टीपल प्रिंट किया जाता था फॉर अंडरस्टैंडिंग द पीपल एंड द नेटिव लैंग्वेज एंड कल्चर. जैसे कि मान लो हमारे यहाँ किसी रिलीजन में कोई हॉली बुक है, चाहे बाइबल है, चाहे कुरान है, चाहे गीता है, उसके मल्टीपल वुड ब्लॉक्स तैयार करके रख लिए जाते थे और उन्हीं से प्रिंट कर कर आम लोगों तक या रूलिंग अथॉरिटी तक उसके जो मल्टीपल प्रिंट्स हैं वो पहुंचाए जाते हैं. अकॉर्डिंग बुक वॉज फोल्डेड एंड स्टिच्ड एट अ साइड एंड सुपरबली स्किल एंड द क्राफ्ट्समैन कुड बी डुप्लीकेट एंड द रिमार्केबल एक्यूरेसी एंड ब्यूटी ऑफ कैलीग्राफी. ये एक तरीके का आप एग्जाम्पल देख सकते हो. स्पाइरल जिसको आप बोलते हैं कि जो स्पाइरलिंग पेंट जो यूज की जाती है, बेसिकली एक अलग अलग पेजेस को उसके अंदर रखकर, अलग अलग सेक्शन को उसके अंदर रखकर, और इट इज यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ नॉलेज या एज अ सोर्स ऑफ मीडियम ऑफ नॉलेज. तो चाइना, अक्सर क्वेश्चन आता है कि वेयर यू हैव सीन द फर्स्ट अर्लीस्ट डेवलपमेंट ऑफ द प्रिंटेड बुक्स. तो चाइना, जापान एंड कोरिया. अब इसके आगे बात करें, अब चाइना में केवल इतना ही डेवलप नहीं हुआ. चाइना हैज डेवलप्ड एन इंपीरियल स्टेट सर्विस, यानी चाइना में जो मोनार्क्स थे या जो कल्चर था या जो सिविलाइजेशन था, वहां पर ऑफिशियल वर्क करने के लिए या ऑफिशियली एम्प्लॉयमेंट देने के लिए रूलिंग के अंदर या ऑफिशियल इंपीरियल जो राजशाही परिवार में जो ऑफिशियल इंपीरियल जॉब्स के लिए जो सिलेक्शन होता था, इट वाज बेस्ड ऑन द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन. तो इस सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए अंदर, जिसमें देयर इज अ ह्यूज नंबर ऑफ पार्टिसिपेशन, और इन पार्टिसिपेशन का जो एग्जाम है वो रिटर्न ऑर्गेनाइज होता था. इसके लिए एग्जाम के पेपर्स बनाए जाते थे, वो उसी अकॉर्डिंग मेथड से बनाए जाते थे, और इस पूरे सिविल सर्वेंट मेथड को चलाने के लिए पूरा एक प्रिंट जो एक डिपार्टमेंट है वो डेवलप किया गया था. तो बेसिकली अर्लीस्ट डेवलपमेंट से ज्यादा डेवलपमेंट हम चाइना में देखते हैं. टेक्स्ट बुक्स फॉर दिस पर्पस वाज प्रिंटेड इन वास्ट नंबर, और ये जो टेक्स्ट बुक्स थी या जिनको पढ़ने के लिए या फिर उसके आंसर्स लिखने के लिए प्रिंट कल्चर धीरे धीरे बहुत तेजी से डेवलप हो रहा था चाइना के अंदर. बाय द 17th सेंचुरी, सीधे हम आ गए हैं लगभग 1200 साल बाद. द 17th सेंचुरी, प्रिंट वॉज नो लॉन्गर यूज्ड बाय जस्ट स्कॉलर ऑफिशियल. प्रिंट केवल राजशाही परिवार या एक लिजैर या बड़े लोगों की चीज नहीं रह गया था. मर्चेंट्स, व्यापारी, यूज प्रिंट इन द एवरीडे लाइफ. अपने बही खाते, अपने करेंसी, अपने इवेल्युएशन मेथड्स को मर्चेंट्स ने डेवलप किया. मर्चेंट्स जो एक जगह से दूसरे के व्यापार करते थे, अपने रिटर्न कमोडिटीज की इंफॉर्मेशन वो लेके जाते थे. रीडिंग इंक्रीजिंगली बिकॉज लिजैर लाइफ, घर में पढ़ना, नॉवल, बुक्स, इन्वेंशंस के बारे में, सोशल सोसाइटी के बारे में, दूसरे देशों के बारे में. रीडिंग बिकम एन हैबिट, पढ़ना लोगों की एक हैबिट बन चुका था. 17th सेंचुरी तक आते आते यानी लगभग 1200 सालों में प्रिंट का एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ, और उस छोटे से डेवलपमेंट को हम इस चैप्टर में देखेंगे. द न्यू रीडरशिप, अब जो नए पढ़ने वाले लोग थे वो न केवल फैक्ट्स पढ़ रहे थे, फिगर्स पढ़ रहे थे, बल्कि काल्पनिक कहानियां या स्टोरीज या वर्नैकुलर लैंग्वेज या क्षेत्रीय भाषाओं में कही जाने वाली कहानियों को भी अब पब्लिश करके लोगों के लिजर एक्टिविटी के लिए निकाला जाने लगा. क्योंकि 17th सेंचुरी हम मान सकते हैं आज से भी 250 साल पहले
जब लोगों के पास एंजॉयमेंट के लिए या तो अपने कल्चरल प्लेज होते थे या अपने फेस्टिवल्स होते थे या पढ़ना एक न्यू जनरेशन मिथ होता है। कॉमिक्स के बारे में अगर हम जानते हो तो कॉमिक्स वो चीज़ हैं जो आज की जनरेशन तो शायद लेस नोन होगी, लेकिन आज से 20 साल पुरानी या मेरी जनरेशन या मेरे से ऊपर की जो जनरेशन है उनके लिए कॉमिक्स वाज अ सोर्स ऑफ नॉलेज, कॉमिक्स वाज अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट। कॉमिक्स इज इटसेल्फ इज अ वर्ल्ड, अपने आप में पूरी दुनिया होती थी जिसको पढ़ते वक्त हम खो जाया करते थे। दैट इज द पावर ऑफ प्रिंट। देन यू विल कनेक्ट योरसेल्फ टू सम मीडिया, सम टेक्स्ट, सम इमेज। चाचा चौधरी और साबू सबसे फेमस भारत की जो कॉमिक्स हैं। तो बेसिकली द पोइट्री, ऑटोबायोग्राफी, एंथोलॉजीज एंड लिटरेरी मास्टर प्लेस, रोमांटिक प्लेस, ईच एंड एवरीथिंग, यानी प्रिंट में या मीडिया में एक पर्टिकुलर सेक्शन के ना रहते हुए अलग अलग सेक्शन का प्रिंट अब जो है लोगों की लाइफ में आ चुका था। एंड रिमेंबर वी आर टॉकिंग अबाउट 17th सेंचुरी। नो मीडिया, नो इंटरनेट, नो टेलीविजन, नो एनीथिंग सॉर्ट ऑफ थिंग्स जो आज हम देख रहे हैं एंटरटेनमेंट के लिए नहीं होता था। हायर टेक्नोलॉजी नहीं थी। केवल रीडिंग इज द ओनली सोर्स ऑफ गेनिंग नॉलेज, प्रैक्टिकल इज ओनली सोर्स ऑफ गेनिंग नॉलेज। तो वो पढ़ के या नॉलेज से, प्रैक्टिकल से आता था। तो बेसिकली चाइनीज जो हमने बात की, जैसे कि ऑफिशियल्स जो थे, चाइनीज ऑफिशियल सिस्टम जो था, वो यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि चाइना डेवलप्ड अ फुली सिविल सर्विस एग्जामिनेशन फॉर कंडक्टिंग देयर एग्जामिनेशन एंड दे हैव डेवलप्ड ह्यूज libraries, huge printing press and huge printing textbooks for this purpose. Now, अब इसके अलावा जब बात करें प्रिंट रीच टू द जापान, इमेज जो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ ये जापान की सोशल लाइफ में जो महिलाओं की डेली रूटीन वर्क है उसको दिखाया गया है बाय द पेंटिंग ऑफ एडो। एडो पेंटिंग्स विच वॉज फ्लरिश्ड सो वेल इन जापान दैट बेसिकली कंसंट्रेटेड टू पिक्चराइज द लैंडस्केप, द डेली रूटीन लाइफ ऑफ जापानीज पीपल। यानी जापानीज पीपल की रोजमर्रा की जिंदगी को पेंटिंग पे उकेरने का जो एक नया प्रचलन, जो नया प्रिंट सिस्टम जापान में चला, उसे एडो पेंटिंग्स कहा जाता है। आज भी हम देखते हैं कि हमारी लाइफ में, हमारे घरों में अलग अलग तरीके की पेंटिंग्स होती हैं। हर एक पेंटिंग इज अ सोर्स ऑफ डिफरेंट मीडिया या सोर्स ऑफ डिफरेंट एंगल। तो वैसे ही जापान में आम लोगों की जो लाइफ है, महिला कपड़े धोती हुई, अपने घर के काम करते हुए, महिला अपने बगीचों में काम करते हुए, खेती करते हुए, दीज टाइप ऑफ लैंडस्केप पिक्चर्स विच वॉज फ्लरिश्ड बाय एडो, जिसको दिखाया गया। एडो जो कि टोक्यो जिसको कहा जा रहा है, पुराना आज जो टोक्यो हम जिसको कहते हैं उसको एडो कहा जाता है। यहाँ ये पेंटिंग्स जो है डेवलप हुई और इसके अंदर पेंटिंग को डेवलप करने के लिए एक स्पेसिफिक पर्सन का योगदान जाता है। प्रिंट कल्चर एंड जापान बहुत इंपॉर्टेंट है। बुद्धिस्ट मिशनरीज फ्रॉम चाइना इंट्रोड्यूस हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इनटू जापान। इंपॉर्टेंट, व्हेन बुद्धिस्ट फ्लरिश्ड एज अ रिलीजन, द बुद्धिस्ट टेक्स्ट, द बुद्धिस्ट टीचिंग्स, जो इंडिया से जिस रिलीजन का जन्म हुआ, जब वो अपने सोर्सेज लेके अलग अलग जगह पहुंचे, तो जो चाइनीज मॉन्क्स है उसने चाइना में उसको फ्लरिश किया, बुद्धिस्ट की टीचिंग्स को लिखा गया, हैंड रिटन स्टोर्स किया गया। जब बुद्धिज्म को और फैलाया गया तो चाइनीज मॉन्क्स हु ट्रेवल्ड फ्रॉम कोरिया टू जापान टू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, दे ट्रेवल्ड विद देयर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स एंड दोज हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स रीच टू जापान एंड दीज हिस्टोरिकल रिपोर्ट्स फर्स्ट इंट्रोड्यूस द प्रिंटिंग बुक्स इन द जापान। नाउ, तो बुद्धिस्ट मिशनरीज या बुद्धिस्ट मॉन्क्स के थ्रू प्रिंट टेक्नोलॉजी या प्रिंट कल्चर या राइटिंग अप, हाउ टू राइट अ प्रिंट और अ टेक्स्ट, ये जो है पहुंचा कहां पर? जापान। द ओल्डेस्ट जापानीज बुक, जिस ओल्डेस्ट जापानीज रिटन बुक का हम एक बेसिकली एग्जांपल देते हैं, दैट ओल्डेस्ट रिटन जापानीज बुक्स इज इन 868 में इज द बुद्धिस्ट डायमंड सूत्रा। ये जो बुद्धिस्ट डायमंड सूत्रा है ये वो सबसे ओल्डेस्ट बुक है जिसका रिटन प्रूफ माना जाता है इन 868 एडी। तो बेसिकली अगर आप पूछ रहे हैं कि ये जो ओल्डेस्ट टेक्स्ट बुक है बुद्धिस्ट डायमंड सूत्रा, ये कैसे वहां पर पहुंचा, containing 6 sheets of text and woodcut illustration. Again, it is developed by woodcut illustration. woodcut क्योंकि शॉर्ट होता था, एक बार एक ही पैनल पे आप सारा एक बुक के पेज को आप उकेर लें और फिर उसकी मल्टीपल कॉपीज बना दें। पिक्चर्स वर प्रिंटेड ऑन प्लेइंग कार्ड्स। इसके अलावा ताश के पत्तों पर, पेपर मनी एंड टेक्सटाइल यानी कपड़ों पर भी अब प्रिंट को उसी हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग से डेवलप किया जाने लगा। सो बेसिकली प्रिंट इंट्रोड्यूस नॉट ओनली इन द लाइफ ऑफ द पीपल बट इट इंक्लूड्स ऑन ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो। ये अलग अलग ऑब्जेक्ट के ऊपर भी अब आने लगे। इन मिडिवल जापान में यानी जापान की मध्य सेंचुरी 15वीं शताब्दी में, द वर्क्स ऑफ पोएट्स एंड प्रोस राइटर्स वर रेगुलरली पब्लिश्ड एंड बुक्स वर चीप एंड अबंडेंट। नए जमाने में यानी मिडिल जापान यानी 1500 से 1600 1700 तक के जापान के समय में, जापान में रीडिंग इज ऑल्सो एनहांस्ड एज अ पब्लिक लीजर एक्टिविटी विद पोएट्स, विद बायोग्राफीज एंड ऑल सेगमेंट। इन द लेट 18th सेंचुरी में द फ्लरिशिंग अर्बन सर्किल्स, जापान, एडो जिसको आज हम टोक्यो कहते हैं, वहां का जो लैंडस्केप है, लाइफ है, सोशल, कल्चरल, उसे प्रिंट के माध्यम से इलिस्ट्रेट किया गया
collecting of painting depict an elegant urban culture involving also artist and courtesan and tea house and gathering. लोग चाय पी रहे हैं कैफे में या लोकल गैदरिंग्स है उसको पेंट करना. तो प्रिंट अब इमेज के माध्यम से एडो या डोक्यो के कल्चर को या जापान के कल्चर को दिखाया जा रहा है, जैसे यहाँ इस एक एडो पेंटिंग में किया गया है. तो बेसिकली चाइना से जापान और अब जापान से इसका ग्रोथ कहाँ जाता है वो हम देखते हैं. नाउ अब जब चाइना में या साउथ कोरिया में फ्लरिश हो चुका था या जो साउथ कोरिया में ये चीज़ आगे जापान में बढ़ चुकी थी, तो अब यूरोप में धीरे धीरे इसके पैर कैसे गए या यूरोप में किस व्यक्ति का योगदान जाता है प्रिंट को लेके जाने का. मार्को पोलो एक ट्रैवलर, मार्को पोलो अ ग्रेट एक्सप्लोरर रीच्ड इटली आफ्टर सेवरल इयर्स ऑफ एक्सप्लोरेशन इन चाइना इन ईयर 1295. चाइना के अपने एक्सपीडिशन से या जो पहले बहुत सारे नेविगेटर्स होते थे स्पेशली यूरोपियंस लाइक पुर्तगालीज, इटालियंस, मोरक्कन्स, जो सेल करके अलग अलग नेशंस पे पहुंचते थे, अलग अलग लैंड्स पे पहुंचते थे और वहां जाने के बाद वहां एक्सप्लोरेशन करने के बाद वहां की चीज़ों को अपने साथ लेकर आते थे. सिमिलरली मार्को पोलो हैज़ बॉट द टेक्नोलॉजी ऑफ प्रिंट एंड वुड ब्लॉक प्रिंटिंग को उन्होंने यूरोप में एक्सप्लोर किया सबसे पहले. बेसिकली यहाँ पर एक चीज़ देखने वाली है कि हैंड राइटिंग प्रिंट तो बहुत पुरानी है. इन इंडिया इवन मनुस्मृति या हम बात करें ऋग्वेद, यजुर्वेद, in India itself the writing on the text, writing a text is way older than printing. Print जो हम बात कर रहे हैं is a different thing. Writing on a text on a paper is a different thing. Print मतलब जब आप multiple copies fastly develop कर रहे हो, और writing which take time, which take a lot of skill, जिसे हमारे यहाँ मनुस्मृति या ऋग्वेद या हमारे अलग अलग वेदों में जो हैंड रिटन हमारे पास जो सोर्सेज हैं जो लगभग 2 से 3 हज़ार साल पुराने तक के सोर्सेज आपको मिल सकते हैं. तो बेसिकली हैंड प्रिंटिंग टेक्निक, hand written technique is a different thing and printing is a different thing. तो मार्को पोलो has brought print technique into the यूरोप. इसका मतलब ये नहीं कि यूरोप में पहले से प्रिंट या लिखे हुए सोर्स ही नहीं थे, लिखे हुए सोर्स तो थे. मार्को पोलो brought back with the him टेक्नोलॉजी ऑफ वुड ब्लॉक प्रिंटिंग. और ये जो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग है जब यूरोप में पहुंची 13th सेंचुरी में, इसके 100 साल बाद सबसे बड़ा इन्वेंशन हुआ गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस का, जिसके अंदर बाइबल सबसे पहले प्रिंट की गई. अगेन रिमेंबर द चैप्टर इज प्रिंट culture and the modern world. What is the impact of print and how print came to the local region of the people. Now Italians started publishing books with the wood blocks. Again, अब wood blocks को आप basically कैसे समझ सकते हो कि जो wood block है एक साइड पर एक पेज को पूरा उकेर लिया गया है by the use of small tools, चाहे वो लोहे का एक प्रिंट मान सकते हो या लकड़ी का मान सकते हो, और दूसरे साइड पे दूसरा पेज उकेर लिया गया है. If you want to make a multiple copy of any record, you have to create a बेस सिंगल स्ट्रक्चर ऑफ दैट प्रिंट. तो अगर आपको बाइबल के 300 पेज छापने तो दैट पेजेस शुड बी डेवलप्ड फ्रॉम वुड ब्लॉक सेगमेंट, और उस वुड ब्लॉक सेगमेंट से उस प्रिंट को बनाया जाएगा. वुड ब्लॉक एंड सून द टेक्नोलॉजी स्प्रेड टू द अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप. मर्चेंट्स एंड स्टूडेंट्स इन द यूनिवर्सिटी टाउन्स बॉट बाय द चीपर प्रिंटेड कॉपीज. तो अब न केवल प्रिंटेड कॉपीज अलग अलग सेगमेंट अलग अलग थॉट्स की बनाई जा रही थी, बट वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की सहायता से अलग अलग सोर्सेज को पढ़ने का लोगों को मौका मिल रहा था. दो एट दैट टाइम पॉपुलेशन इज वेरी वेरी लो, एट दैट टाइम लिटरेसी इज वेरी वेरी लो, एंड ज़्यादातर लिटरेसी जो है राजशाही परिवार या उनसे रिलेटेड चीज़ों में, उनसे रिलेटेड सेगमेंट्स में होती थी. आम आदमी इतना पढ़ा लिखा होता नहीं था. द पीपल एट दैट टाइम वॉज जज्ड बाय देयर वे ऑफ एम्प्लॉयमेंट. क्लियर. एज द डिमांड फॉर बुक्स इंक्रीज, लगातार पढ़ने की या बुक्स को मार्केट में डिमांड बढ़ रही थी. स्क्राइब्स, स्पेशली काम लिखने का काम करने वाले लोगों को हायर किया जाने लगा. वुड ब्लॉक्स को डिजाइन करने वाले लोगों को हायर किया जाने लगा. द स्किल्ड हैंड राइटर्स वर नो लॉन्गर सोलली एम्प्लॉयड बाय वेल्दी और इन्फ्लुएंशियल पेट्रोन्स. यानी अब रिकॉर्ड्स लिखने का या बड़े रिकॉर्ड्स को मेंशन करने का काम जो पहले राजा महाराजाओं के यहाँ स्पेशली राइटर्स या रिकॉर्डर्स होते थे, अब केवल वही उनको हायर नहीं कर रहे हैं, बल्कि प्रिंटिंग प्रेस चलाने वाले पीपल भी अब ऐसे लोगों को रख रहे हैं. बुक सेलर्स एंड मोर देन 50 स्क्राइब्स ऑफन वर्कड ऑन वन बुक सेलर. स्क्राइब मतलब जो उकेर रहा है, जो अलग अलग पैनल्स को डेवलप कर रहा है, बुक्स के हैंड रिटन पेजेस को डेवलप कर रहा है वुड ब्लॉक्स पे या मेटल फ्रेम्स पे, और उससे बुक्स को प्रिंट किया जा रहा है. क्लियर. नाउ तो अब जब सबसे बड़ा अर्लीस्ट डेवलपमेंट आप देखते हो तो वो आप कहाँ देखते हो? तो देखिए सबसे बड़ा जो अर्लीस्ट डेवलपमेंट हुआ वो हुआ बाइबल. यानी फर्स्ट प्रिंटिंग ऑफिशियल बुक वाज लॉन्च्ड इज बाइबल. ये जो वर्ड्स आप देख रहे हैं, इट इज क्राफ्टेड आउट बाय द वुड ब्लॉक पेंटिंग बट विद द टेक्निक ऑफ गुटेनबर्ग प्रिंट. जो बॉर्डरिंग की गई है, जो इमेज दी गई है, दिस पेज इज इलिस्ट्रेटेड फ्रॉम द 14th सेंचुरी. 15th सेंचुरी के अंदर ये एक पेज है जो रिटन है
जो रिटर्न तो है ही, लेकिन इसको प्रिंट के माध्यम से हार्ट गुटेनबर्ग प्रेस के माध्यम से बनाया गया है 14th सेंचुरी के अंदर। सो बेसिकली इसकी अरेंजमेंट या इसकी अलाइनमेंट आप देख सकते हो, तो वो कैसे हुआ वो हम देखते हैं। द ब्रेक थ्रू इन प्रिंट टेक्नोलॉजी occurred at Strasbourg, Germany, where John Gutenberg developed the first known printing press in 1430। यानी जॉन गुटनबर्ग जर्मनी के व्यक्ति जिन्होंने सबसे पहले इस प्रिंट को डेवलप किया, या इस प्रिंट को डेवलप करने के बाद और लोगों तक पहुंचाया। गुटेनबर्ग जो बेसिकली पेशे से एक स्मिथ परिवार को बिलोंग करते थे, ऑफ पॉलिशिंग हिज स्टोन्स बिकम द मास्टर ऑफ गोल्ड स्मिथ। धीरे धीरे स्टोन्स को तराशने के लिए अलग अलग टूल्स को यूज करते हुए इन्होंने सरफेस पे अल्फाबेट्स या सरफेस के ऊपर जो वर्ड्स हैं उनको उकेरना शुरू किया। एंड ऑल्सो एक्वायर्ड द एक्सपर्टीज टू क्रिएट लेड मोल्ड्स यूज मेकिंग ट्रिंकेट्स। ट्रिंकेट्स को आप समझ सकते हो, बेसिकली आयरन के जो स्लैब्स होते हैं उनके ऊपर आप धीरे धीरे वर्ड्स को हाई टेम्परेचर के साथ एक पूरा उनको शेप देना, और उस शेप को ही पूरा एक प्लेट पर उकेरना और उस प्लेट से दूसरे कागज पे छपाई करना। बेसिकली वुड ब्लॉक से ही वो आइडिया उन्होंने डेवलप किया था। ड्रॉइंग ऑन दिस नॉलेज गुटेनबर्ग अडेप्टेड एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी टू डिजाइन इनोवेशन, जिसको ऑलिव प्रेस प्रिंटिंग कहा जाता था। द ऑलिव प्रेस प्रोवाइडेड द मॉडल ऑफ प्रिंटिंग प्रेस एंड मोल्ड्स वर यूज्ड फॉर कैस्टर टू मेटल टाइप फॉर द लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट, एंड बाय 1448 गुटेनबर्ग परफेक्टेड द सिस्टम एंड द फर्स्ट बुक ही वाज प्रिंटेड वाज द बाइबल। अब इसमें ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, ज्यादा कुछ रटना नहीं है, आपको सिर्फ याद रखना है गुटेनबर्ग वाज डेवलप्ड द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस व्हिच वाज बेस्ड ऑन ऑलिव प्रिंटिंग प्रेस, एंड दिस फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस हैज डेवलप्ड बाइबल एज अ फर्स्ट बुक। अब उसकी टेक्निक क्या है, उस टेक्निक को हम डिस्कस कर सकते हैं कि जो टेक्निक है, बेसिकली टेक्निक आप समझ सकते हो कि एक हार्ड सरफेस के ट्रिंकलेट के बीच में पेपर रखा जाता था, और इस पेपर के नीचे भी एक हार्ड प्रेस थी, और इसके ऊपर एक शफलर होता था जो अल्फाबेट्स या पैनल को लगाकर व्यक्ति के द्वारा मैनुअली चलाया जाता था, और उस प्रिंट को हार्ड प्रेस करके बनाया जाता था। नथिंग मोर इन दैट, ठीक है। तो दिस न्यू टेक्नोलॉजी डिडंट एग्जिस्ट एंटायरली डिस्प्लेस्ड बाय द एग्जिस्टिंग आर्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग बुक्स लाइक हैंड। लेकिन अक्सर एक क्वेश्चन आता है, जैसे हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन में बोला था कि क्या टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट होने की वजह से पूरा का पूरा मैनुअल लेबर शिफ्ट हो गया? नहीं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं आज से 600 साल पुरानी। तब हैंड रिटन ही टेक्स्ट मेन होते थे। कैलीग्राफी, सुंदर लिखना, वो हैंड रिटन टेक्नोलॉजी थी। ऑल्दो हैंड रिटन बुक्स प्रोड्यूस करना या हैंड रिटन मैगजीन्स प्रोड्यूस करना बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता था। इट रिक्वायर्ड लॉट ऑफ स्किल्ड, और उसमें प्रिंट जितना फास्ट प्रिंट कॉपीज नहीं बनाई जा सकती थी। बट प्रिंटेड बुक्स एट फर्स्ट क्लोजली रिसेंबल्स द रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स इन अपीयरेंस एंड लेआउट। लेकिन जो ये प्रिंटेड बुक्स बनाई गई, जिनको प्रिंटिंग प्रेस में बनाया गया, इनके जो वर्ड्स उकेरे गए वो बिल्कुल कैलीग्राफिकल वर्ड्स की तरह ही दिखते थे। द मेटल लेटर्स इमिटेटेड द ऑर्नामेंटल हैंड रिटन स्टाइल। और ये जो मेटल लेटर्स हैं, जो जैसे गुटेनबर्ग ने ऑलिव प्रिंटिंग प्रेस में बनाया कि आप मान लीजिए ABCD उसने पूरा एक पेज पे उसको लिखना है, तो ABCD उसने एक प्लेट पे अकर कर लिया और उसको वो प्रेस करके लगा छापा जा रहा है लगातार, टाइम कंज्यूम। तो एक बार आपको समय दिया, आपने इंटीग्रेट वर्ड्स छापे, तो उसकी मल्टीपल कॉपी बन सकती है। एडवांटेज प्रिंट का ये था। बॉर्डर्स वर इल्यूमिनेटेड बाय हैंड विद फॉलेज एंड अदर पैटर्न्स एंड आल्सो इलस्ट्रेशन वर पेंटेड। यानी कि इसमें डिफरेंस बस ये था कि आप अपने पेज को बॉर्डर्स, यानी एक पेज आपने डिजाइन की, उससे आप सुंदर बना सकते हो। दिस इज कलरफुल प्रिंट। आई डोंट सपोज कि उस समय वो कलरफुल प्रिंट रहा होगा, बट दिस इज अ टाइप ऑफ इलस्ट्रेशन कि आप उसको देख सकते हो कि हाँ, बॉर्डर्स बनाई जा रही हैं, उस बॉर्डर्स को डिजाइन किया जा रहा है, मोर इंटीग्रेट बनाया जा रहा है। क्लियर। बट जो ये प्रिंट आया, क्या इससे कुछ लोगों को प्रॉब्लम थी? हाँ, जब भी हम कोई बात करते हैं कि हम हमारे थॉट एक्सप्रेशन को हम रखते हैं किसी मोनार्की के सामने, किसी राजशाही के सामने, किसी अथॉरिटी के सामने। इसी से मुझे याद आया कि कल ही म्यांमार में सरकार गिर गई, और जो चैप्टर बच्चे क्लास 9 से पढ़ते हैं कि म्यांमार में आंग सान सू की को जेल में बंद रखा था, फिर प्रोटेस्ट हुआ, मिलिट्री रूल खत्म हुआ, देन आंग सान सू की प्रेसिडेंट बनी। लेकिन अभी आंग सान सू की को वापस कल ही के दिन में वापस मिलिट्री ने कैप्चर कर लिया। यानी आप देखो कि कितना रियलिस्टिक सब्जेक्ट है सोशल साइंस। जो चैप्टर बच्चा क्लास 9 में पिछले 10 साल से पढ़ रहा है, अलग अलग बच्चा, वो चीज़ फिर हो गई कल हिस्ट्री में। तो सोशल साइंस इट इज ऑल्सो अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। वाई पीपल आर नॉट सीइंग सोशल साइंस एज अ practical subject? It is the most practical subject in your life because it is social in your life. ठीक है। Now, तो the shift from the hand written printing to mechanical printing was not just a development but led to a print revolution. अब देखो, जब आप देखते हो कि एक बच्चा पढ़ता है, लिटरेट होता है, तो उसके सोचने, समझने, डिसीजन लेने की एबिलिटी, एनालिटिकल एबिलिटी डेवलप होती है। दैट मेक्स सेंस दैट अ पर्सन हु इज लिटरेट इज मोर डेवलप्ड देन अ पर्सन हु इज इलिटरेट। तो ये डेवलपमेंट जो है मोनार्कीज या राजशाही परिवार या चर्च या धर्म के ऊपर चलने वाले लोगों को पसंद नहीं था।
वो लोग जो खुद को अथॉरिटी मानते थे और बाकी पूरी पॉपुलेशन को उनका ऑब्जेक्ट मानते थे, जिसको वो रूथलेसली किल करते थे, रूथलेसली उनको ऑर्डर करते थे, हाई टैक्सेशन लेते थे। तो कहीं ना कहीं प्रिंट कम्स विद एन एज ऑफ डेवलपमेंट, प्रिंट कम्स विद एन एडवांटेज ऑफ एनालिटिकल थिंकिंग। तो ये जो लोगों को सवाल पूछने का जो हैबिट डेवलप हो रहा था प्रिंट से, वो मोनार्कीज, राजशाही परिवारों को पसंद नहीं आ रहा था कि आप पढ़कर डेवलप हो रहे हो, आप क्वेश्चन पूछ रहे हो अथॉरिटी से, आप क्वेश्चन पूछ रहे हो कि वाई चर्च हैज सुपरमेसी इन द लाइफ ऑफ पीपल, वाई मोनार्की हैज ऑल द प्रिविलेजेस बाय बर्थ। तो बेसिकली प्रिंट कम्स विद अ डेवलपमेंट, और इसीलिए इट ट्रांसफॉर्म द लाइव्स ऑफ द पीपल। लोगों का अब डेवलपमेंट होना शुरू हो रहा था थ्रू द प्रिंट, थ्रू द डिफरेंट सब्जेक्ट्स दे आर रीडिंग, साइंस, फिक्शन, डेवलपमेंट, इन्वेंशंस इन द यूरोपियन कॉन्टिनेंट, और वो सब उनको पढ़ना मिल रहा था विद द हेल्प ऑफ प्रिंट। It changed the relationship and the information and the knowledge. It affected relationship with the institution and authorities. चर्च की सुपरमेसी क्यों, चर्च के नाम पे टैक्स क्यों, राजशाही परिवार को टैक्स क्यों, क्वेश्चनिंग शुरू हो गई थी। क्योंकि जब तक व्यक्ति पढ़ा नहीं है, उसको बाहर की दुनिया के बारे में पता नहीं है, उसे नॉलेज नहीं है, वो डेवलप नहीं है, तो वो उसी तरीके से रहेगा जिसे उस पर अथॉरिटी रूल कर रही है। It opened up a new ways looking at the things, influence popular perception, और इसी पॉपुलर परसेप्शन में, इसी क्वेश्चनिंग के मेथड में अब नए लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, नए लोग अथॉरिटी से सवाल कर रहे थे। तो प्रिंट का सबसे ज़्यादा पॉपुलर डिसेंट, जिसको प्रिंट नहीं चाहिए था, वो थी अथॉरिटी, वो थी मोनार्की, वो थी राजशाही परिवार, वो थी रिलीजन की जो सुपरमेसी है किसी भी जगह पर, उसी के बारे में। प्रिंट revolution and its impact. The shift from hand printing to mechanical printing was not just a development but led to the print revolution, जो हमने पॉइंट बात किया। The rates of literacy in most European countries were very low till the 20th century. 20वीं शताब्दी की शुरुआत तक, यानी 1900 तक, यानी ऑलमोस्ट हम बात करें कि 1900 तक, यानी 1800 के शुरुआत से लेकर लिटरेसी इतनी कम थी कि लोगों को बेसिकली ओरल कम्युनिकेशन ही पसंद था, या लोगों तक अपनी बात रखने के लिए ओरल या वर्नाकुलर, वर्नाकुलर मतलब क्षेत्रीय भाषाओं के अंदर ही लोगों को समझाया जाता था। जैसे तेलुगु में बात कर रहे हो, तेलुगु में जाके गाने गाना, तेलुगु के अंदर अपने फेस्टिवल मनाना, मकर संक्रांति को अलग अलग नाम से मंगाया जाता है, असम में बिहू, पोंगल के रूप में मनाया जाता है साउथ में, देन गुड़ी पड़वा के साथ उसको अलग अलग फेस्टिवल्स के साथ मनाया जाता है, गुड़ी पड़वा नहीं है, देन संक्रांत के रूप में उसको गुजरात में मनाया जा रहा है। एक ही फेस्टिवल को अलग अलग कल्चर में मनाया जा रहा है। तो बेसिकली वर्नाकुलर या ओरल लैंग्वेज इज अ मीडियम ऑफ स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन अमंग द इक्वल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। जैसे जर्मन लोग अपने आप को यूनाइट मानते हैं, पोलिश अपने आप को लैंग्वेज से यूनाइट मानते हैं। तो यहाँ जो कहानियों का या कल्चर का या जो अपने पूर्वजों की बातें सुनाने का पैटर्न है, वो वर्नाकुलर लैंग्वेज में था। तो जब न्यू प्रिंट डेवलप हुआ, तो इस न्यू प्रिंट ने लोक क्षेत्रीय भाषाओं को या वर्नाकुलर लैंग्वेजेस को भी प्रिंट करना शुरू किया। ग्रिम ब्रदर्स इसका एग्जाम्पल है, जिन्होंने जर्मन फोक टेल्स का एक पूरा कहानी का, जैसे आप अमर कथाएं या पंचतंत्र आप पढ़ते हो भारत में, वैसे ही उन्होंने फोक स्टोरी टेल्स का पूरा एक बंडल कंपाइल किया, जो वहाँ के लोगों को बहुत हेल्पफुल कर रहा था अपने कल्चर या अपने सोशल स्ट्रक्चर को जानने का। जो लोग उसको पढ़ नहीं सकते थे, उनके लिए इमेजेस का सहारा लिया जाता था, इमेजेस बनाई जाती थी। जैसे लोकल पर्सन जो है, अपने दादा परदादा, आपने देखा होगा, अपनी बातें, अपनी कहानियां अपने बच्चों को सुनाते आते हैं। दैट इज ओरल हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स। दे माइट बी चेंज, दे माइट बी डेवलप, दे माइट बी एट दैट सम टाइम दे माइट बी नॉट एक्चुअली completely true, but it traversed the, it changed the area, it's changed the systematic historical record with the way of oral thinking. So in the mind of the wider reach of the printed books, so printers began publishing popular ballads. ballads मतलब पुराने लोक कथाएं जो कि क्षेत्रीय भाषाओं में है, उनका प्रिंट करना शुरू किया जा चुका था। एंड फोक टेल्स, लोक कथाएं, सच एज बुक्स वुड बी प्रोफ्यूजली इलिस्ट्रेटेड विद पिक्चर्स, ताकि इलिटरेट व्यक्ति भी उन्हें पढ़ सके। इलिटरेट व्यक्ति के अंदर एक डिजायर जागे, एक इच्छा जागे कि क्यों ना मैं भी इन चीज़ों को पढ़ूं। इमेजेस आर द स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन टू ईच एंड एवरी वन पर्सन। दीज वर देन संग एंड रेसिटेड एट द गैदरिंग इन विलेजेस। गाँव में नाच कर, लोक कला दिखाते हुए इन कहानियों को सुनाया जाता था, लोगों पर मैसेज एक्सप्लोर किया जाता था। हम क्या देखते हैं, भारत की आज़ादी की लड़ाई में भारत की लिटरेसी रेट कितनी थी? हम नाच के, ड्रामा करके, नाटक कर कर लोगों को ये दिखाते थे कि हाँ, हमारा ये मैसेज आप तक कन्वे करना चाहते हैं। वही चीज़ प्रिंट के समय में भी हुई। इन द टैवर्न्स, टैवर्न्स मतलब जो यात्रियों के रुकने की जगह होती थी, जैसे आज का रेस्टोरेंट मान लो, आप जहाँ चाय पी रहे हो, खाना खा रहे हो, रुक रहे हो, थोड़ा समय बिता रहे हो, लोगों से बात कर रहे हो, निकल रहे हो। टैवर्न्स आर द पार्ट ऑफ सोशल स्ट्रक्चर एट दैट टाइम, जब लोग अपने शाम को काम काज करने के बाद
चाय पी रहे हैं, खेल अपने लिए दोस्तों से मिल रहे हैं, अपने परिवार को ले जा रहे हैं, तो टैवर्न्स में इनको गाकर सुनाया जाता था, इन फोक स्टोरीज़ को सुनाया जाता था. Oral culture thus entered print, and printed material was orally transmitted, and the hearing public and reading public become intermingled. तो बेसिकली कैसे उन पॉपुलर स्टोरीज को लोगों तक पहुंचाया गया जो अनसंग थी, जो सुनी नहीं गई थी. बेसिकली टैवर्न्स एंड ओरल कल्चर इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्रिंट मीडिया बिफोर द इमर्जेंट टाइम ऑफ प्रिंट. इसी के साथ प्रिंट एंड रिलीजियस डिबेट. अगर बाइबल छाप दी तो क्यों छापी? बाइबल तो हमारी अथॉरिटी है, हम अथॉरिटी हैं, मोनाक्स हैं, हम चर्च हैं, हमारी सुपरमेसी चलती है. चर्च में पोप ने या पादरी ने जो कहा दिया वही आपको करना है. तो क्यों बाइबल एक आम आदमी के हाथ में पहुंच गई? तो जो अथॉरिटी थी, जो पर्सन थे उसको चलाने वाले, उनका क्वेश्चन यही था, वाई बाइबल इज इन हैंड ऑफ अ कॉमन मैन. बाइबल हर किसी हाथ में नहीं जाना चाहिए, वो तो चर्च से जुड़ी हुई चीज़ है, वो सुपरमेसी से जुड़ी हुई चीज़ है. एक कॉमन मैन को उसका एक्सेस कैसे दे दिया? आफ्टर द गुटनबर्ग डेवलप्ड दिस प्रिंट एंड बाइबल इज इन हैंड ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन. लोगों ने उसे पढ़ा, उसे समझा और बाइबल के थॉट्स या उसकी होली बुक के थॉट्स को लोगों ने अपने अकॉर्डिंग डेवलप करना शुरू किया. एंड पीपल स्टार्टेड क्वेश्चनिंग द अथॉरिटी कि आप अब तक जो करते आ रहे हो वो तो कहीं बाइबल में लिखा ही नहीं है, जो एक्सप्लॉयटेशन हमारा है. तो बेसिकली कुछ लोग थे जिन्हें प्रिंट के डेवलपमेंट से एतराज़ था, और ये थी अथॉरिटी, मोनार्की या चर्च या रिलीजियस सुपरमेसी. बेसिकली not everyone welcomed the printed books, and those who did also had fears about it. तो हर किसी ने उसको वेलकम नहीं किया, चाहे अथॉरिटी हो, चाहे आम आदमी हो जो चाहता है पढ़ना, बट उसको भी अथॉरिटी के दर से उसको एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम है. They were apprehensive with the effect of the easier access to the printed word and the wider circulation of book could have on the people mind. तो ये जो लोग, जो अथॉरिटी, जो कंजर्वेटिव्स थे, जो ये सोचते थे कि आम आदमी अगर पढ़ने लग जाएगा तो हमारी इज्जत क्या होगी, हमें कौन वैल्यू करेगा, अगर लोगों को समझ में आ गया कि बाइबल में क्या लिखा है तो हमारा काम कैसे चलेगा. तो बेसिकली इन्होंने लोगों को यही कहना शुरू किया कि अरे आप पाप कर रहे हो, बाइबल को अपने हाथ से कैसे एक्सेस कर रहे हो, यू आर अ कॉमन मैन, ये सिर्फ हमारे लिए है, हम, वी आर द सुपरमेसी, वी आर द चर्च. It feared that if there was no control over what was printed and read, then rebellious and irreligious thoughts might be spread. तो लोगों को तो ये पता ही नहीं है सही गलत क्या है, हम अथॉरिटी हैं, हम राजा हैं, हम चर्च है, हमें बताना है इन्हें क्या करना है, दे आर कॉमन पीपल. तो इस तरीके से बाइबल को सर्कुलेट मत करो. इफ़ दैट हैपन टू द अथॉरिटी ऑफ वैल्यूएबल लिटरेचर वुड बी डिस्ट्रॉय. और अगर ये लोग ऐसा करेंगे तो हमारा जो इतिहास है, हमारा जो कल्चर है, हमारी जो राजशाही है, जो उसका कल्चर है, जो उसका इतिहास है, वो खत्म हो जाएगा. उसकी इंपॉर्टेंस क्या रहेगी? बेसिकली दे वॉन्ट टू सेव देयर टैक्टिक्स, दे वॉन्ट टू सेव. ये जो अथॉरिटी थी, ये जो राजशाही परिवार थे जो हज़ारों सालों तक रूल कर रहे थे, इनके नाम पर जो दूसरे लोग रूल कर रहे थे, ज़मींदार, जागीरदार, सेनापति, ये सब उससे जुड़े हुए थे जो नहीं चाहते थे कि लोग पढ़कर डेवलप हों, लोग बाइबल का एक्चुअल मीनिंग सीखें. तो इसलिए प्रिंट वॉज नॉट वेलकम टू द अथॉरिटी, प्रिंट वॉज नॉट वेलकम बाय द नोबल्स. एंड इन 1570 जब एक व्यक्ति ने, मार्टिन लूथर की जो बात करें, उन्होंने इस रिलीजियस फॉर्म पर क्वेश्चन उठाया बाय द अथॉरिटी. उन्होंने अपनी बुक में ये लिखा इन 95 थीसिस, क्वेश्चन आता है ये 95 थीसिस, क्रिटिसाइजिंग मेनी ऑफ द प्रैक्टिसेस एंड रिचुअल्स ऑफ द रोमन कैथोलिक चर्च. जो चर्च के नाम पे, मैं जैसे हमेशा कहता हूँ कि हर धर्म के अंदर धर्म को चलाने के लिए कुछ पोजीशंस होती हैं. लाइक हम हिंदू धर्म में पंडित हैं, या मुस्लिम धर्म में अलग रिलीजियस लीडर्स हैं, या क्रिश्चियन धर्म में अलग रिलीजियस लीडर हैं. जब ये रिलीजियस लीडर्स लोगों को सही रूट पे लाने की जगह अपने आप को या अपने रिलीजियस को ऊपर, अपने जो रिलीजियस टर्म्स हैं उनको यूज़ करके लोगों के ऊपर सुपरमेसी बनाया, जो कि उस समय होता था 17वीं सेंचुरी, 18वीं सेंचुरी, जब लोगों में अवेयरनेस नहीं थी, लोगों के पास नॉलेज नहीं थी. उस समय रिलीजियस चीज़ों को मोल्ड करके अपने अकॉर्डिंग चलाकर अपनी टैक्सेस या पैसा कलेक्ट करने का जो पैटर्न उस समय यूरोप में था, उसी चीज़ को क्रिटिसाइज किया मार्टिन लूथर ने इन 1517 कि रोमन कैथोलिक चर्च जो हमारे से सुपरमेसी बताता है, जो हमसे टैक्सेस लेता है, उसकी क्या लॉजिक है, कहाँ लिखा है. लूथर राइटिंग्स वर इमीडिएटली रिप्रोड्यूस इन वास्ट नंबर. और लूथर की ये जो रिबेलियन बुक्स थी 95 थीसिस, इसको मल्टीपल नंबर्स में छापा गया और लोगों तक पहुंचाया गया. दिस लेड टू द डिवीजन विद इन द चर्च एंड द बिगिनिंग ऑफ टू सेक्ट फ्रॉम द क्रिश्चियन. और इस समय क्रिश्चियन धर्म के दो सेक्ट्स, यानी दो मान्यताओं को मानने वाले लोगों का खेमा बटा, एक कैथोलिक क्रिश्चियंस और एक प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन. वो लोग जो बाइबल या बाइबल की टीचिंग्स को सब कुछ मानते हैं, ईसा मसीह को मानते हैं या उनकी टीचिंग्स को मानते हैं, बेसिकली प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन, नए ज़माने के थॉट्स वाले क्रिश्चियन. और वो जो कैथोलिक, जो चर्च की सुपरमेसी को ही सब कुछ मानते हैं, चर्च ही सब कुछ है, उसके अलावा कुछ नहीं, वो कैथोलिक क्रिश्चियंस. सो बेसिकली द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन के लीडर कहा जाता है मार्टिन लूथर किंग को, एंड ही इज़ द ग्रेटेस्ट वन हुज प्रिंट
become a medium of power to the people. तो कैसे एक प्रिंट के कल्चर से, एक सेक्शन के कल्चर से, एक रिलीजन के अंदर ही दो अलग सेक्शन बन गए. दैट शोज द पावर ऑफ प्रिंट, कि प्रिंट का पावर या प्रिंट की जो एक जो पावर है वो किस लेवल तक जा सकती है. वो हम मार्टिन जो लूथर है उनका जो ये डेवलपमेंट था 95 थीसिस, जिसमें उन्होंने बाइबल या जो चर्च की सुपरमेसी है उससे क्वेश्चन पूछा या उसकी जो टीचिंग्स है उसका मीनिंग पूछकर लोगों तक अपनी बात को पहुंचाया. तो एक पूरे रिलीजन के अंदर ही रिफॉर्म हो गया. ये हमें बताता है कि व्हाट इज द पावर ऑफ प्रिंट. और धीरे धीरे आप यही चीज़ इंडिया में भी देखोगे. जब स्वदेशी मूवमेंट हुआ, जब जो सोशल रिफॉर्मर्स हुए, उन्होंने प्रिंट के माध्यम से, अपने थॉट्स के माध्यम से, चाहे राजा राम मोहन रॉय हों, चाहे वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर हों, चाहे वो हमारे सर सैयद अहमद खान हो, तो हर एक जो सेक्शन है उसके अंदर देखो, समाज सुधारक या सोशल एक्टिविस्ट किसी एक रिलीजन का नहीं होता, वो कहीं से भी आ सकता है. यहाँ हमने जो पढ़ा क्रिश्चियनिटी के केस में, वो भी एक एग्जाम्पल है कि कोई भी एक सुपरमेसी या कोई भी एक सुप्रीम पावर जो अपने आप को रूल में बने रहने के लिए अपनी चीज़ों को मोल्ड करती है, उसमें चेंजेस के लिए प्रिंट ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया. क्लियर. तो यहाँ हमारी ये बात इसके थ्रू क्लियर हो गई. ये था हमारा आज का छोटा सा सेगमेंट. हम नेक्स्ट सेगमेंट में पूरा चैप्टर पढ़ेंगे और प्रिंट कल्चर का इंडिया में इम्पैक्ट क्या था, या इंडिया में अर्लीस्ट डेवलपमेंट क्या थी, या इंडिया में प्रिंट कैसे आया, उसको हम देखेंगे. मोशन फाउंडेशन चैनल को लाइक करें, अपनी पढ़ाई को, स्टडी को रेगुलर रखें, बोर्ड का समय कम रह गया है. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मोशन एजुकेशन फाउंडेशन के चैनल को. थैंक यू सो मच.